हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा प्रयास सीरीज जहां हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हम मेंस आंसर राइटिंग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे प्रिपरेशन के साइकिल में, तो वो प्रैक्टिस करेंगे। और ये होगा लेक्चर 1 ऑफ GS 3 का जो मेंस आंसर राइटिंग है उसका लेक्चर 1 ये होगा। राइट गाइस, तो इसमें हम जानते हैं कि 3 तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इन द एग्ज़ाम, जिनमें से सबसे पहला है 4 मार्क्स के क्वेश्चन जिनमें आपको 60 वर्ड्स में आंसर करना होता है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन जिनमें आपको 120 वर्ड्स में आंसर करना होता है। एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन जिनमें आपको 400 वर्ड्स में आंसर करना होता है। तीनों ही तरह के क्वेश्चन GS 3 जो कि पेपर 6 हो जाता है उससे रिलेटेड हम देखेंगे। GS 3 में हम जानते हैं कि इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तीनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है इकोनॉमी सेक्शन से, और यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी सेक्शन की बात करें तो ये यूनिट 1 सब यूनिट 1 से जो टॉपिक है इन्फ्लेशन इन इंडिया, इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर व्हाट डायरेक्टिव वर्ड है। राइट, तो यहाँ आपको सबसे पहले तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है एग्जैक्टली वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। और जब भी व्हाट करके पूछा हुआ हो उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल भी अगर आप दें तो काफ़ी बेटर रहता है। राइट, तो हम यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग को समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन करना होगा। तो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ जनरल राइज इन प्राइसेस। ओके, तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग को डिफाइन करेंगे। तो जनरल राइजिंग प्राइसेस की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर द वर्ड जनरल ये मीन करता है कि लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ में, बहुत सारे कमोडिटीज़ में, बहुत सारे सर्विसेज में जब प्राइसेस उनके दाम जो है बढ़ जाते हैं उस कंडीशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग की डेफिनेशन जब हम बता रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि ये एक सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी है। ये एक पॉलिसी है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि दो तरह के पॉलिसीज है, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है एडजस्ट किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसीज मेनली सेंट्रल बैंक्स के द्वारा ये जो है एडजस्ट किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बेस करते हुए इन्फ्लेशन के ऊपर इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मेथड यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए। ये चीज हमने यहाँ पर बता दी। और यहाँ पर मेन एम क्या होता है, स्पेसिफाइड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेंटेन करना। जो भी एक स्पेसिफिक रेट, फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करें तो 2 to 6% का इन्फ्लेशन, यानी कि जो दाम बढ़ रहे हैं हर साल एनुअली, वो 2 to 6% जो ग्रोथ है इन दामों में उसके अंदर ही ये रेंज होना चाहिए। ये मेंटेन करने से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, उनको यूज करना, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहा जाता है। ये चीज हमने काफी अच्छी तरीके से 2 लाइन में समझा दी है, काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं। इसके पीछे का प्रिंसिपल हम बता रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लेशन इज डिपेंडेंट अपॉन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है फॉर द लॉन्ग टर्म अगर हमें मेंटेन करना है तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होगा। यानी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ रहे हो, बहुत कम ना हो रहे हो, इस तरह की स्टेबिलिटी, यानी कि 100 रुपये अगर किसी चीज़ का प्राइस है तो आगे जाकर इसमें वेरिएशन बहुत कम हो, यानी कि 100
2 से 106 के बीच ही इसका दाम वेरी हो और इससे ज़्यादा नहीं हो। ये चीज़ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वो इस तरह से है, और ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। ये चीज़ जानना और इस प्रिंसिपल के बेसिस पर जो इन्फ्लेशन है उसे मेंटेन करके रखना, ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि इन्फ्लेशन को जो है इन्फ्लेशन को बेस करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी चलाया जा रहा है, राइट। तो ये इसका प्रिंसिपल भी हमने बता दिया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इसका मेन एम है वो भी हमने बता दिया। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और इलेबोरेट किया है, जहाँ हम ये कह रहे हैं अगर इन्फ्लेशन हाई है यानी कि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना जो रेपो रेट है उसे बढ़ा सकता है। तो रेपो रेट क्या होता है आप लोग जानते होंगे। रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस पर बैंक्स आरबीआई से पैसे लेते हैं, ओके। तो जब ये इंटरेस्ट रेट, ये रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, तब बैंक्स ज़्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे। अगर किसी लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो आप वो लोन लेने से कतराएंगे। इसी तरह से बैंक्स भी ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, और बैंक्स ये पैसे लेकर करते क्या है, लोन में घुमाते हैं आगे मार्केट में। तो जब बैंक्स ही ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे तो मार्केट में भी पैसे कम जो है घुमाएंगे वो, और मार्केट में पैसा कम होगा, यानी कि देर विल बी अ डिक्रीज इन द अवेलेबल लिक्विडिटी इन द मार्केट, जिसके वजह से इन्फ्लेशन नहीं होगा। इन्फ्लेशन कब होता है, लोगों के पास बहुत सारे पैसे हों और लोग किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दाम देने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे देकर खरीदने के लिए जब तैयार हों, यानी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में हो, लिक्विडिटी ज़्यादा हो, उस समय इन्फ्लेशन होता है। तो इस लिक्विडिटी को कम करने से रिलेटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को बढ़ा सकती है, और जब रेपो रेट को बढ़ाएगी तब लिक्विडिटी कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। तो क्लियरली हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो डेफिनेशन है, प्रिंसिपल क्या है, साथ ही साथ एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया है। अब इसी आंसर में 4 मार्क्स में हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के मेरिट्स एज वेल एज उसका क्रिटिसिज्म भी बता देंगे। आगे देखिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग अलाउज सेंट्रल बैंक्स टू रिस्पॉन्ड टू शॉक्स। तो इंपॉर्टेंट ये लाइन है, जहां पर लेट्स से एक सप्लाई शॉक हुआ, जैसे कोविड पेंडेमिक के समय एक सप्लाई शॉक हुआ था, जहां पर सप्लाई जो हो रही थी कई सारी चीज़ों की वो बंद हो गई थी या कम हो गई थी। इस वजह से बहुत सारे चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, राइट। तो ये चीज़ हुई थी, और इस तरह के शॉक्स को रिस्पॉन्ड कर सकती है आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई अपना जो रेपो रेट है, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई के पास होते हैं, कई सारे इंटरेस्ट रेट्स को वेरी करके आरबीआई जो है इस तरह के शॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो सेंट्रल बैंक्स को एक टूल दे रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सो दैट इस तरह के शॉक्स जब होते हैं, सप्लाई शॉक्स, डिमांड शॉक्स जब होते हैं, उसको वो रिस्पॉन्ड कर सके, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका मेरिट है, इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हमने बताया। स्टेबल इन्फ्लेशन रेट, यानी कि जो चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ना कम होना ये चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में नहीं है। तो वो क्या प्रमोट करता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं ऐसे इकोनॉमी में जहां पर स्टेबिलिटी हो, राइट। तो स्टेबल इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए। इकोनॉमी जब स्टेबल होगा तो इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो इस लाइन से हम लिंक कर रहे हैं इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को, राइट। तो इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो वो चीज़ प्रमोट कर रही है अगर इन्फ्लेशन को अच्छे से एक जो है रेंज में रखा जाए। और जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है तब ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन कितना है वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से पता चलता है कि 2 से 6 के बीच में ही रखना है इनको। तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में क्या आरबीआई कर सकती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। साथ ही साथ इसके बेसिस पर जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में आती है कि इस इन्फ्लेशन रेट को जो है एक लेवल में, एक रेंज में रखने से रिलेटेड। तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और इन सभी चीज़ों से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोपेल होता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हमने बता दिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों की जाती है। पर इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कई बार
क्योंकि गवर्नमेंट्स कई बार, जैसे कि अभी का हम ले लें, अभी का सिचुएशन ले लें, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है जिसके वजह से लोगों के हाथों में पैसे हैं, लोग चीज़ों के ज़्यादा दाम देने के लिए रेडी हैं, इसके वजह से चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। बट देन लोगों के हाथों में पैसे हैं, तो जो एम्प्लॉयर हैं उनके हाथ में भी पैसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो जॉब देने के लिए रेडी हो जाएंगे, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जॉब देंगे तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कराएगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी माना गया है, और जब हम इस इन्फ्लेशन को लिमिट कर रहे हैं तो वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लिमिट कर रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है, राइट। हालांकि ये है कि एक लेवल तक ही इन्फ्लेशन सही होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, राइट। तो वो जो है कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लिमिट किया जा रहा है, राइट। तो ये एक क्रिटिसिज्म भी हमने बता दिया। इवन दो ये चीज है, इंडिया एंड रशिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट कर चुके हैं, इस वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। और ये जो वर्ड सिग्निफिकेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो इन मेरिट्स के बेसिस पर सिग्निफिकेंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ऑलमोस्ट 60 वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें कह दी है। हमने इसका इन्फ्लेशन का टारगेटिंग का डेफिनेशन, प्रिंसिपल, साथ ही साथ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया, फिर हमने इसके मेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म बताए, एंड इसको सब्सटैंशिएट किया ये कह करके इंडिया एंड रशिया में यूज होता है, राइट। तो अच्छी तरीके से ये 4 मार्क्स का आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, राइट। तो वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो आप यूज कर रहे हैं आंसर में काफी सही होने चाहिए इसमें, ताकि आप जो कहना चाहते हैं वो इजीली क्लियरली पता चले, साथ ही साथ कई सारे डायमेंशंस भी आप कवर कर पाए 60 वर्ड्स में ही, राइट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। इसके साथ में सेकंड क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के टॉपिक से, जो कि GS3 जो कि पेपर 6 हो जाता है, जो सीक्वेंस ऑफ पेपर्स अगर हम देखें मेंस का, तो इसके यूनिट 3 GS3 का जो है सब यूनिट 1 का टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स के लिए, जिसको आपको 120 वर्ड्स में आंसर करना है। यहाँ पर पूछा गया है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी सिंपल है, फटाफट आप स्टेप्स लिख देंगे क्या है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के। बट हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जहाँ पर स्टेप्स जो पूछे जा रहे हैं वो क्या ग्लोबल लेवल पर है, क्या इंडिया के लेवल पर है, ये चीज़ सही से नहीं दी गई है। तो हमें दोनों ही डायमेंशंस को कवर करना होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, राइट। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के स्टेप्स पूछे गए, बट व्हाट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये हमें डिफाइन करना होगा। उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन किया है। ये कह रहा है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक टूल है ताकि किसी भी प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पता चल पाए। फॉर एग्जांपल एक रीजन है जहाँ पर लेट्स से ट्राइबल्स रहते हैं, इस रीजन में पेड़ पौधे, फॉरेस्ट है, ऑल्सो एग्रीकल्चरल थोड़ा सा उन्होंने लैंड रखा है, और ये पीपल भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस रीजन में एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट लैंड को रिप्लेस करते हुए एक फैक्ट्री लेट्स से एस्टैब्लिश की जा रही है। तो यहाँ पर इस फैक्ट्री को, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए क्या कोई एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहे हैं? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ रहा है, फॉरेस्ट एरिया रिड्यूस करना होगा, और इससे जो भी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसका हैबिटेट लॉस हो रहा है। एंड साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ रहा है, लेट्स से इस फॉरेस्ट से ये सारे जो ट्राइबल से मोस्टली ऐसा होता है वो अपनी लाइवलीहुड डिराइव करते हैं, और वहाँ से जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाकर वो बेच रहे होंगे, राइट। तो ये साथ में ये जो है उनके इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है लाइवलीहुड पर इफेक्ट दे रहा है। साथ में सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, जो लोग यहाँ पर आएंगे, आउटसाइडर्स जो आएंगे, तो ट्राइबल्स का जो कस्टम्स है, उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उस पर इफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ों को एसेस करना इस प्रोजेक्ट के वजह से क्या हो रहा है, उस असेसमेंट को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा गया। और UNEP के द्वारा इसे कहा गया है कि प्रायोर टू डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन लेने से पहले इन चीज़ों को एसेस कर लेना, इस प्रोजेक्ट को फाइनल क्लियरेंस, फाइनल जो है इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले इन चीज़ों को एसेस करके अल्टरनेटिव्स लेकर आना और अच्छे तरीके से प्लान करने को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। ये चीज़ थ्रू द डेफिनेशन हमने कन्वे कर दी है।
यहाँ पर इस तरह के असेसमेंट का एम भी हमने बताया। मेन एम होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को प्रेडिक्ट करना। इम्पैक्ट को प्रेडिक्ट करने के साथ साथ हमें वेज भी बताने होते हैं किस तरह से इन एडवर्स इम्पैक्ट्स को कम किया जा सके, क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, लोकल एनवायरनमेंट एंड वेरियस अदर जो लोकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बेसिस पर ये हमें बताना होता है। और ये सब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के इस प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की जाती है एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जब ये फैक्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश की जा रही है तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, एरिया का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, बट इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, राइट। तो वो इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करते हुए इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी टू अ सर्टेन लेवल मेंटेन करने का जो डेलिकेट बैलेंस है, उस बैलेंस को क्रिएट करने में ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस हेल्प कर रहा है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, राइट। ये चीज़ हमने यहाँ पर बता दी। फिर क्वेश्चन में स्टेप्स पूछा गया है, जल्दी से हम स्टेप्स जो EIA प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं उनके बारे में लिख देंगे। तो ग्लोबली जो अलग अलग कंट्रीज है उनके लेजिस्लेशंस एंड उनके जो रूल्स है उनके बेसिस पर EIA किया जाता है, बट देन एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं एक स्टैंडर्ड वे में, राइट। तो ग्लोबल लेवल पर हम पहले इसको लिख रहे हैं। तो स्क्रीनिंग सबसे पहला स्टेप होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, जहां पर प्रोजेक्ट्स जिनको क्लियरेंस दी जानी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी जानी है, इन प्रोजेक्ट्स को इस इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं वो असेस किया जाता है। लेट्स से कोई प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को जो है यूज़ नहीं कर रहा है, वेस्ट लैंड पे ये प्रोजेक्ट जा रहा है, राइट। तो ऐसे प्रोजेक्ट पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने से रिलेटेड जो टाइम एंड एफर्ट खर्चा होना है वो ज़रूरी नहीं है, राइट। तो ये स्क्रीनिंग की जाती है कि किस प्रोजेक्ट को इस तरह के प्रोसेस के थ्रू जाकर क्लियरेंस देने की ज़रूरत है, वो उस प्रोसेस को स्क्रीनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कोपिंग, यानी कि किस लेवल तक ये इम्पैक्ट असेसमेंट, सपोज एक प्रोजेक्ट को ज़रूरत है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, बट ये किस लेवल तक किया जाना है, राइट। बहुत डीपली ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो निकाले जा सकते हैं, या फिर एक लेवल तक जहाँ पर फीजिबल है वहाँ तक हम कर सकते हैं। यानी कि जब हम एनवायरमेंटल चीज़ें सोचेंगे और ये सोचेंगे कि वहाँ पर जो है फॉरेस्ट लैंड एक भी पेड़ को काटना पड़ रहा है तो वो क्लियरेंस नहीं देना, राइट। तो इस तरह का अगर हम सोचेंगे तो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है उस एरिया के उनको हम रीप नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बैलेंस क्रिएट करने के लिए किस लेवल तक हमें EIA करना है उसका स्कोप जो है वो असर्टेन किया जाता है स्कोपिंग के इस स्टेप में। देन एक्चुअल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होता है, जिसके थ्रू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट एंड इससे रिलेटेड एक सॉलिड प्लान बनाया जाता है कि दोनों ही चीज़ें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एज वेल एज इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बैलेंस करते हुए, अल्टरनेटिव सजेस्ट करते हुए क्या बेस्ट वे फॉरवर्ड होगा, क्या मेथड यूज़ करना है, क्या प्लान होगा, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, किस लेवल तक किया जा सकता है, ये सब इस प्लान में होगा। इसका रिव्यू होता है एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग की इसे अप्रूव करना है या नहीं इस प्रोजेक्ट को, यहाँ पर इस अल्टरनेटिव्स के साथ, इस लेवल ऑफ इम्पैक्ट के साथ, इस लेवल ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए इसे यहाँ पर अप्रूवल देनी है या नहीं, वो फाइनल डिसीजन। और जब डिसाइड कर लिया गया है और ये सब हो गया है, वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया है, उसके बाद में मॉनिटरिंग करना, यानी कि ये जो भी पैरामीटर्स है उसके हिसाब से ये जो है जो प्लान में दिया गया है उतना ही इम्पैक्ट हो रहा है या फिर ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, कंप्लायंस, एनवायरमेंटल कंप्लायंस जो लॉज है, रूल्स है उस कंट्री के, उसके हिसाब से ही प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं, ये सब की मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये सारे स्टेप्स है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ग्लोबली। बट देन ओपन एंडेड क्वेश्चन था, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें ये बताना होगा। मेनली इंडिया का इस प्रोसेस को लीगल बैकिंग प्रोवाइड किया जाता है बता एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये हम बताएंगे। इसके तहत EIA नोटिफिकेशन 2006 को लाया गया। इस EIA नोटिफिकेशन में एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें प्रोविजन दिया गया है। ये अप्रेजल कमेटी
EIA के स्टेप्स को कैरी फॉरवर्ड करेगी। कौन से स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं? एज पर द नोटिफिकेशन 4 स्टेजेस EIA के बताए गए हैं। पहला स्टेज इसमें है स्क्रीनिंग का, स्कोपिंग का, जो हमने ऊपर देखा। पब्लिक कंसल्टेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेज है यहाँ पर, जहाँ पर पूरा प्लान वगैरह बन जाता है, ड्राफ्ट EIA बन जाता है, एंड देन पब्लिक से कंसल्ट करना है कि हाँ, उस एरिया की पब्लिक से कि ये चीज़, ये प्लान जो है आपके एरिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, डू यू एग्री विद दैट और नॉट। सिविल सोसाइटी एट लार्ज वो भी कमेंट कर सकती है। तो पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस में ये सब आता है। एंड अप्रेजल यानी कि फाइनल ये प्लान बनाना, अल्टरनेटिव्स देना, अप्रूव करना है या नहीं, क्लियरेंस देना, ये सब अप्रेजल का पार्ट बन जाता है। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट इंडिया में स्टेजेस है वो भी हमने बता दिए। साथ ही साथ पोस्ट EIA उसका अप्रूवल वगैरह सब देने के बाद मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी हमारे EIA नोटिफिकेशन 2006 में दिया हुआ है। तो हमने दोनों ही एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, ग्लोबल एज वेल एज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे बता दिया। तो हमने कोई भी एस्पेक्ट यहाँ पर, डायमेंशन यहाँ पर छोड़ा नहीं है। तो ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आपको इस तरह से करना होता है। और फाइनली आप कंक्लूड करेंगे, ये EIA इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तरफ हमें और आगे बढ़ाता है। राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे ही इस डेलिकेट बैलेंस के बारे में बात करते हैं। इसका मेंशन यहाँ पर जरूरी था। इन द कंक्लूजन बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। राइट, तो इस तरह से अच्छे से हमने इसे कंक्लूड कर दिया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन है यूनिट 2 सब यूनिट 1 का जो ये टॉपिक है उससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड इन्हीं तरह के सिमिलर क्वेश्चंस रीसेंट जो है 2018 के पेपर में शायद ये पूछा गया है। राइट, तो GS3 के पेपर में अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू एस्टैब्लिश मेनी ऑपरेशनल एप्लीकेशंस इन द कंट्री। ये चीज के ये एलैबोरेट द स्टेटमेंट ये कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको 400 वर्ड्स में 20 मार्क्स के लिए आंसर करना था। राइट, तो यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इसरो के किस तरह से इन्होंने हेल्प किया है, ऑपरेशनल एप्लीकेशंस वेरियस फील्ड्स में किस तरह से हेल्प किया है इंडिया को, ये चीज़ पूछा गया है। काफ़ी इलैबोरेटली अच्छे से हम इसको जो है लिख सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले इसरो का जो विजन है उसके थ्रू इन सैटेलाइट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसे सब्सटैंशिएट हम कर रहे हैं। तो इसरो का विजन है हार्नेसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट व्हाइल परस्यूइंग साइंस, स्पेस साइंस रिसर्च। ओके, तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट जो है एक विजन और इम्पॉर्टेंट मिशन है इसरो का। ये इन सैटेलाइट्स के थ्रू, जो इसरो के सैटेलाइट्स के हैं उनके थ्रू काफ़ी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। इन सैटेलाइट्स के बारे में हम आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन जो इनको नाम दिया गया उसका मतलब ये है कि जो अर्थ है इसके एकदम आसपास ये सैटेलाइट्स मूव हो रहे हैं, और ये मोस्टली पोलार ऑर्बिट्स में होते हैं। राइट, पोलार ऑर्बिट जो ऑर्बिट अर्थ के पोल्स के ऊपर से जाता है और काफ़ी करीब, लो अर्थ ऑर्बिट भी इसे कहा जाता है। मोस्टली ये होते हैं जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन करने के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हमने यहाँ पर लिख दिए, कार्टोसैट 1-2, रिसोर्ससैट, ओशनसैट, ट्राइसैट, मेघा, ट्रॉपिक्स एंड सरल स्कैटसैट, ये सब हमने यहाँ पर बता दिया है। देन एप्लीकेशंस क्या है वो भी बताएं। एग्रीकल्चर एंड सॉइल की मॉनिटरिंग एंड इनका जो है असेसमेंट दूर से ये करते हैं, जो कि रिमोट सेंसिंग नाम के एक प्रोसेस और इसका जो है एक एप्लीकेशन हो जाता है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जहाँ पर रिमोट यानी कि दूर से ये सेंस करता है एग्रीकल्चर के लिए सॉइल एंड एरिया जो इंडिया का है वो कितना फेवरेबल है और किस एरिया में किस तरह के क्रॉप्स आ सकते हैं, क्रॉप स्टेटिस्टिक्स क्या है, ये सब एसर्टेन करने से रिलेटेड सैटेलाइट्स थ्रू रिमोट सेंसिंग करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनसैट के सैटेलाइट्स के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी कौन से एरियाज में बहुत ही अच्छी तरीके से, लाइक आंध्र प्रदेश का कुछ एरियाज हो गया, राजस्थान के कुछ एरियाज हो गए, वहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैपिंग एंड डिटेल सारे जो है इन सैटेलाइट्स के थ्रू दिए जाते हैं।
कल्पना 1 एक सैटेलाइट है जिसके थ्रू मंथली एश्योर्ड सोलर एनर्जी इंफॉर्मेशन, कहाँ पर कितना सोलर एनर्जी इंसिडेंट था उसके बेसिस पर लॉन्ग टर्म सोलर प्लांट्स कहाँ पर आ सकते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन निकाला जाता है और कल्पना 1 सैटेलाइट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी जाती है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स भी देने होंगे, इलेबोरेट कहा है तो एग्जाम्पल्स हमें याद रखने होंगे पहले से और उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल्स हमें देने। इसरो के वेबसाइट पे आपको अच्छी तरीके से ये सब मिल जाएगा। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो वेरियस एप्लीकेशन है, असेसमेंट करना, बायोमास एस्टिमेट करना कितना है, एनुअल जो फॉरेस्ट चेंजेस क्या है वो एस्टिमेट करना, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड इनसैट के थ्रू ये किया जाता है। जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि इंडिया का जो एरिया है उसमें अर्थ क्रस्ट एंड उसमें चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा। और गवर्नेंस के लिए भुवन पोर्टल नाम का जो पोर्टल है जिसमें कई सारे मैपिंग एंड वेरियस अदर लोकेशन रिलेटेड जो वहाँ पर डेटा मिल जाता है मैप्स वगैरह के थ्रू, इससे गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, राइट। और इसी के साथ साथ लैंड रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने से रिलेटेड ये सैटेलाइट्स हेल्प करते हैं, लाइक कार्टोसैट, रिसोर्स सैट, ये सब है। तो रिसोर्स सैट सैटेलाइट्स जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स बनाने से रिलेटेड, कार्टोसैट फ्रॉम द नेम हम समझ सकते हैं कि मैप्स बनाने से रिलेटेड हेल्प करता है। इसी के साथ साथ ओशन से रिलेटेड, क्योंकि हमारा बहुत ही लार्ज कोस्ट लाइन है इंडिया का, हम जानते हैं, तो ओशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ओशन सैट 2 हो गया, सरल हो गया, स्कैट सैट, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है पोटेंशियल फिशिंग जोन से रिलेटेड, मीन सी लेवल वेरिएशन से रिलेटेड, वेदर फॉरकास्टिंग से रिलेटेड ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओशन द कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनका लाइवलीहुड फिशरीज पर डिपेंडेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो है इसके साथ साथ इंक्लूड करते हुए सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये सब एप्लीकेशन है इसके। रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें इन सैटेलाइट्स का डेटा यूज़ किया जा रहा है, लाइक इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, देन जियो मनरेगा यानी कि मनरेगा के थ्रू जो एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं उनको लोकेशन बेस्ड जो है उस एसेट को एक अपलोड कर दिया जाता है कि इस लोकेशन पर ये एसेट बनाया गया है। लेट्स से एक स्कूल की छोटी सी बिल्डिंग बनाई गई हो तो उसको जियो टैग करके इसे जो है अपलोड कर दिया जाता है। तो इस तरह से सारा डेटाबेस बन रहा है मनरेगा एसेट्स का, और ये सारी चीज़ें जो है थ्रू द सैटेलाइट कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा हेल्प हो सकता है। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में जिस तरह से हमने देखा वो हेल्प कर सकता है। वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डेटा जो है वो भी इसके थ्रू ऑब्वियसली प्रोवाइड हो रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि कोस्टल कम्युनिटीज़ को हेल्प के, इसी तरीके से जो रेनफॉल पैटर्न्स है, IMD के जो प्रेडिक्शंस है, इस सब में ये सैटेलाइट्स हेल्प कर रही है, ये चीज़ हमने बताया। और इसरो का एक नेटवर्क है ऑफ ग्राउंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस का, तो ये थ्रू सैटेलाइट्स ये पूरा जो है किया जा रहा है। आगे हमने ये सब जो है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से रिलेटेड बताया। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो बता रहे हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मोस्टली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इन्हें जो है लॉन्च किया जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऐसे ऑर्बिट हैं जहां पर जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ये सैटेलाइट ऐसा लगता है कि हमारे जो जिस एरिया के बेसिस पर ये लॉन्च किया गया है उस एरिया के ऊपर ही घूम रहा हो, हमेशा उसी एरिया के ऊपर हो, ऐसा लगता है। यानी कि अर्थ हम जानते हैं कि रोटेट कर रहा है, उसी तरीके से ये सैटेलाइट भी उसी ऑलमोस्ट स्पीड से रोटेट करता है ताकि ये स्पीड्स मैच हो जाए और फिर जो सामने सैटेलाइट है वो हमेशा जो है इंडिया के ऊपर ही ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है, राइट। तो ये सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए हमें चाहिए। इंडिया में कम्युनिकेशन करना है, ये पता चला किसी और अमेरिका की तरफ चला गया सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन की वजह से, तो वो गलत हो जाएगा, राइट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मोस्टली ये लॉन्च होते हैं। इनके एप्लीकेशंस टेलीकम्युनिकेशन में इनसैट सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। टेलीमेडिसिन जैसे एप्लीकेशंस के लिए जो है
इसरो का टेलीमेडिसिन का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू सैटेलाइट डेटा को यूज़ करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, डेटाबेस मेंटेनेंस हो गया, ये सब किया जाता है। एडुसैट इनसैट के थ्रू वेरियस रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। टेली एजुकेशन जो एडुसैट नाम के सैटेलाइट के थ्रू जो सारा जो डेटाबेस मेंटेनेंस किया जाता है, और इस डेटाबेस को एक्सेस करने से रिलेटेड जो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है उसमें एडुसैट सैटेलाइट हेल्प करता है। मोबाइल सर्विसेज इनसैट जीसैट नाम के सैटेलाइट्स इसमें हेल्प करते हैं। एंड डिजास्टर रिलेटेड सारा जो है रिलीफ मेजर्स के लिए भी ये मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन इनसैट सैटेलाइट सीरीज़ के थ्रू ऑल इंडिया रेडियो वगैरह के जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो होते हैं। सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू जो कॉसपास सारसैट नाम का जो एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, इसका इंडिया और इसरो एक पार्ट है, जिसमें डिस्ट्रेस अलर्ट्स जो दिए जाते हैं। लेट्स से ओशन में कहीं पे कोई नाव है, कोई शिप है जो वहां पर स्ट्रैंडेड हो गया है, उसका इंजन काम नहीं कर रहा, कुछ ऐसा हुआ, तो डिस्ट्रेस अलर्ट उसमें से आता है। तो वो सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट करने से रिलेटेड हेल्प करने का काम इस इनिशिएटिव के थ्रू किया जाता है। इंडिया के जो इंडिया इसका पार्ट है, इनसैट के जो सैटेलाइट्स है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन सैटेलाइट नेविगेशन में हेल्प होता है। गगन नाम का जो ये इनिशिएटिव है वो नेविगेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसके थ्रू जो है एक कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, और इस गगन इनिशिएटिव के थ्रू कहाँ पूरा मैपिंग वगैरह जो है होता है, और उसके बेसिस पर नेविगेशन से रिलेटेड हेल्प मिल जाती है। कोस्टल कम्युनिटीज़ को भी ये जो है रिसेंटली इनिशिएटिव्स लाए गए हैं गगन के थ्रू, ताकि उन्हें अलर्ट किया जाए, क्योंकि जो कोस्ट में चले जाते हैं, पानी में जो चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद इन कम्युनिटीज़ के साथ आप थ्रू द मोबाइल फ़ोन जो है कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन उसका यूज़ करके उन्हें बताया जाता है कि आगे अगर साइक्लोन आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, आप वापस आ जाओ। तो राइट, तो ये गगन के थ्रू किया जा रहा है, और इस तरह से सैटेलाइट नेविगेशन में एंड अलर्ट करने में ये हेल्प कर सकता है। टेलीविज़न ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इनसैट के थ्रू ये जो है किया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से ये सब जो है ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन है, ये सब किया जाता है। एंड वेरियस इसमें जो है डिस्टेंस एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के जो एप्लीकेशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से सारे एप्लीकेशंस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ऑब्वियसली ये जो है लेंदी वे में आपको लिखना था 400 वर्ड्स में, तो हमने वो पूरा जो है सब डायमेंशंस इसमें कवर किए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। एट द एंड एक पॉजिटिव आप जो है कंक्लूजन दीजिए, जहाँ पर इसरो का ये जो प्रोग्राम है, ये सैटेलाइट्स हैं, डिफरेंट स्पीयर्स में इनके एप्लीकेशंस हमने देखे, और आगे दे होल्ड अ प्रॉमिस फॉर फर्दर कंट्रीब्यूशन। राइट, तो इस तरह से अच्छे से आप इसको एंड कर दीजिए, और इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। राइट, कोई भी क्वेरी हो आप जो है आप हमें भेज सकते हैं hello@edutap.co.in पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने क्वेरीज दे सकते हैं। राइट गाइस, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।